एडवोकेट मोहिनी मोना का है सिर्फ यही कहना, किसी भी हाल में किसी से कभी नहीं है डरना। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे कस्टडी ऑफ चाइल्ड के विषय में। हमने अक्सर ये देखा है कि जब कोर्ट में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं और प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो उस समय पर पति और पत्नी बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, लेकिन हमने ये भी महसूस किया कि वो जो वायलेंट होते हैं वो इस बात को लेकर के नहीं होते कि उन्होंने डिवोर्स लेना है, किन शर्तों पर लेना है, बल्कि उनका जो फोकस है वो हट करके चला जाता है बच्चे की कस्टडी के ऊपर। वो इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं कि बच्चे की कस्टडी उन्हें मिले। पति अक्सर अपनी जीत को मान लेता है कि बच्चे की कस्टडी अगर उसको मिल गई तो वो जीत गया। इसी तरह से पत्नी भी अपने केस से फोकस को हटा करके, बाकी सब पॉइंट्स से फोकस को हटा करके सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत का निर्धारण बच्चे की कस्टडी के क्वेश्चन पर लेकर के आ जाती है। अब जब कोर्ट में हम बात करें तो कोर्ट में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के चलते, चाहे डिवोर्स की बात हो या जुडिशियल सेपरेशन की बात हो या एनलमेंट ऑफ मैरिज की बात हो, एक ही प्रश्न सबसे बड़ा रहता है कि बच्चा आखिर किसके पास रहे, बच्चे का कल्याण किसके साथ रहने में है। यहाँ आप सभी को एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोर्ट के अंदर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा होता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किसी भी केस में, तो आप उस केस के अंदर ही एक दरख्वास्त लगा करके अपने बच्चे की कस्टडी पा सकते हैं। इस दरख्वास्त के ज़रिए आप बच्चे की इंटरिम कस्टडी भी प्राप्त कर सकते हैं और फाइनल ऑर्डर भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अगर जो भी इसमें फाइनल ऑर्डर होता है या इंटरिम ऑर्डर होता है उसके अंदर आप अमेंडमेंट भी करवा सकते हैं। और कोर्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान इस ऑर्डर को पास करते वक्त यही रहता है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास दी जाए जिससे कि बच्चे का ज़्यादा वेलफेयर हो, बच्चे का मेंटेनेंस ठीक तरह से हो, बच्चे की शिक्षा पे किस तरह से पति या पत्नी दोनों में से कोई काम करेगा, या इसी तरह का बच्चे के कल्याण से संबंधित और सभी पॉइंट्स पर गौर फरमाया जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको राय दूंगी कि आप किसी भी और केस के अंदर एक एप्लीकेशन लगाने की बजाय आप गार्जियनशिप वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत कोर्ट के अंदर जाएं और अपना सेपरेट केस दायर करें। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये मेरी राय क्यों आई? क्योंकि डिवोर्स एक अलग प्रश्न है और बच्चे की कस्टडी का जो प्रश्न है वो बिल्कुल अलग है। अगर जो डिवोर्स होता है वो डिवोर्स बच्चे के माता और पिता के बीच में हो रहा है, उनके कोई भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कोई भी इश्यू हो सकते हैं, लेकिन कस्टडी बिल्कुल अलग प्रश्न है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ म्यूचुअल डिवोर्स। यहाँ पर बच्चे का ओपिनियन भी लिया जा सकता है, बच्चे से भी पूछा जा सकता है कि बच्चा कहाँ पर रहना चाहता है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है सामने कि गार्जियनशिप वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत जो बच्चे की कस्टडी का केस डाला जाता है उसको कहाँ पर डाला जाए। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए पति रहता है पंजाब में और पत्नी रहती है केरला में, तो केस कहाँ पर डाला जाना चाहिए? इसमें बच्चे के पिता कहाँ रहते हैं और बच्चे की माँ कहाँ रहती है इसका कोई लेना देना नहीं है। ये देखा जाएगा कि बच्चा कहाँ पर रहता है। अगर बच्चा अपनी माँ के पास पंजाब में रहता है तो केस पंजाब में दायर होगा, लेकिन अगर बच्चा पिता के साथ केरला में रहता है तो ये केस केरला में किया जाएगा। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जहाँ पर भी बच्चा रहता हो बच्चे की कस्टडी का केस वहीं पर दायर किया जा सकता है। अब बच्चे की कस्टडी साधारणतः किसको मिलनी चाहिए या किसके पास ज़्यादा जा सकती है? अगर बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो,
तो ये माना जाता है कि बच्चा माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगा, तो उसकी कस्टडी माँ के पास रहती है। लेकिन ये कोई भी स्ट्रिक्ट एंड रिजिड रूल नहीं है। ये 2+2=4 का रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। लेकिन कुछ स्थितियों में बच्चा 5 साल से कम की उम्र के बावजूद भी पिता के पास उसकी कस्टडी आ सकती है, अगर धर्म परिवर्तन हो माता का, या वो सन्यासिनी बन गई हो, या ये देखा जाए कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है या जो बच्चे का वेलफेयर है वो माँ के साथ रहने में नहीं बल्कि पिता के साथ रहने में है, तो वो पिता के पास भी कस्टडी आ सकती है। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूँगी, द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज़ सुप्रीम कंसिडरेशन। तो क्या इसमें बच्चे की मर्जी भी पूछी जा सकती है कि बच्चा कहाँ पर रहना चाहता है? हाँ, अगर बच्चा 9 साल से ज़्यादा उम्र का हो गया हो और कोर्ट को ये महसूस होता हो कि बच्चे की मर्जी भी पूछनी ज़रूरी है, तो वो उसको अलग से ले जा कर के उसको फ्रेंडली माहौल में ले जा कर के बच्चे की मर्जी भी उससे पूछ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा कहे जज साहब यानी कि कोर्ट उसी तरफ से कस्टडी का ऑर्डर कर दे, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है वो अस्थिर होता है। बच्चा अपना भला बुरा जानने के लिए अभी इतना ज़्यादा परिपक्व नहीं हो चुका होता, तो बच्चे की मर्जी के बाद भी जो ऑर्डर होगा वो कोर्ट का ऑर्डर ही फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। इसी तरह से कोर्ट इस बात पर भी ध्यान देती है कि माता और पिता के वर्किंग आवर्स क्या हैं, वो बच्चे को स्टडी के लिए या उनके लिए और ज़्यादा समय दे सकते हैं या नहीं, यानी कि वर्किंग आवर्स ऑफ पेरेंट्स भी बहुत महत्व रखते हैं किसी बच्चे की कस्टडी के केस में। इसी तरह से बच्चे का एजुकेशन फैसिलिटीज़ देखी जाती हैं कि जहाँ माता रहती है वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ क्या हैं, पिता जहाँ रहते हैं वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ क्या हैं, इस पर भी गौर फरमाया जाता है कोर्ट के द्वारा। इसी तरह से बच्चे के पेरेंट्स के कंडक्ट पर भी कोर्ट बहुत ध्यान देता है। वो ये देखता है कि दोनों में से कोई भी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा मारपीट तो नहीं करता, या गाली गलौज तो नहीं करता, या डांटता तो नहीं है, या मारता तो नहीं है, या जिसके सामने बच्चे सहमे सहमे से रहते हैं। ये सारे प्रश्न भी कोर्ट के सामने आते हैं और ये सारी चीज़ों के बाद ही कोर्ट ये डिसाइड करता है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहनी चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है और बच्चे की कस्टडी माँ को दी जा रही है, तो उसका जो मेंटेनेंस होगा उस मेंटेनेंस का ध्यान बच्चे का पिता रखेगा। इसके अतिरिक्त एक ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि बच्चे का लगाव दोनों के साथ हो सकता है, माँ के साथ भी होगा, पिता के साथ भी होगा। बच्चे की क्या गलती अगर माता और पिता के बीच में किसी भी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो गया है, तो यहाँ पर अगर बच्चे की कस्टडी किसी एक के पास दी जाएगी तो दूसरी पार्टी को, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उसको विजिटेशन राइट भी कोर्ट के द्वारा स्पेसिफिकली दिए जाते हैं, जो कि ऑर्डर में लिखे जाते हैं। बच्चे की कस्टडी बहुत तरह से दी जा सकती है। ये जॉइंट कस्टडी भी हो सकती है, सोल कस्टडी भी हो सकती है, लीगल कस्टडी भी हो सकती है और थर्ड पार्टी कस्टडी भी हो सकती है। इन विषयों पर हम अगली वीडियोस में चर्चा करेंगे। यानी कि कस्टडी ऑफ चाइल्ड का जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है और इसके ऊपर बहुत सारी तैयारी के साथ ही कोर्ट में जाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप सभी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें अपने वकील साहब के साथ बैठ करके और उसके बाद ही कोर्ट का रुख करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस को देखते रहें और अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे आने वाले सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी टाइम टू टाइम मिलते रहे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।